नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों को और सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जिक्र। यहां पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। विनोद वर्मा के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर के घर पर भी दबिश दी ईडी की टीम ने। आशीष वर्मा एक और नाम, कारोबारी विजय भाटिया ये दूसरा नाम। इसमें लगातार पूछताछ का सिलसिला भी जारी है और ईडी की तरफ से अधिकारी पहुंचे हैं। लगातार दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो दुर्ग से बड़ी जानकारी, भिलाई के कुछ ऐसे ठिकाने जहां पर ईडी की नजर, और अब 4 नाम निकलकर सामने हैं जिनके यहां पर पूछताछ चल रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। विनोद वर्मा के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर के घर पर भी टीम ने दबिश दी है। आशीष वर्मा से भी पूछताछ की जा रही है। कारोबारी विजय भाटिया का भी नाम सामने आया है। इनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। लगातार दस्तावेज खंगालने की कोशिश। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ, जो कि सुबह सवेरे की एक्सक्लूसिव फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। यही कुछ स्थान जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। छानबीन की कोशिश लगातार चलती हुई। एक बड़े स्तर पर ईडी की कार्रवाई बीते दिनों भी देखी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की टीम की दबिश। विनोद वर्मा के घर पर ईडी का छापा। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर के घर पर भी टीम ने दबिश दी है। आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाला विषय। तो प्राथमिक जानकारी के अनुसार सुबह सवेरे ईडी के अधिकारी पहुंचे और कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। सही कि शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक लेते हैं। शंकर, बहुत बड़े स्तर पर ईडी की कार्रवाई बीते दिनों भी हमने देखी। छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग के 4 नए स्थानों के नाम सामने आए। क्या कुछ अपडेट फिलहाल इसे लेकर? शंकर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश जी 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 देखिए, जिस तरह से आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज छत्तीसगढ़ में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इसमें कई ऐसे प्रमुख नाम हैं, जिसमें कि अगर बात करें तो मनीष बंछोर हैं, आशीष वर्मा हैं, विजय भाटिया हैं, और इसके साथ साथ विनोद वर्मा काफी बड़ा नाम है। विनोद वर्मा की अगर बात करें तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में इनकी काफी पकड़ मानी जाती है, और काफी जो कहा जा सकता है कि राजनीतिक पकड़ के साथ साथ कई बड़े कारोबारियों के साथ में इसके बहुत मजबूत कनेक्शन है। और जिस तरह से शराब कारोबार से जुड़े हुए इस मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि इस मामले में पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, और उन तमाम सबूतों के आधार पर जिस तरह से आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया, और उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का काम हालांकि आज देर शाम तक जारी रहेगा। और इन तमाम सबूतों और को इकट्ठा करने के बाद जब जांच एजेंसी के द्वारा जब ये सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद इस मामले में ये देखा जाएगा कि किन किन आरोपियों के आवाज से किस तरह के सबूत मिले हैं। उसी के आधार पर आने वाले अगले सप्ताह में कई लोगों को पूछताछ का नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद बुलाया जाएगा। जिस तरह से जिन आरोपियों का नाम का जिक्र कर रहे थे, इन आरोपियों का राजनीतिक कनेक्शन के साथ साथ जिस तरह से छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड में भी इसका कनेक्शन रहा है। और देखा जाए तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी जो पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी आज बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है। और कहा जा सकता है कि शराब कारोबार से जुड़े मामले में एक तरफ झारखंड में कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है। शंकर, इसी बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि बीते दिनों अन्य राज्यों से भी इस तरह की जानकारी सामने आई है कि ईडी की तरफ से वहां पर भी दबिश दी गई। हालांकि सत्ताधारी पार्टी लगातार इसका विरोध भी करती आ रही है, लेकिन अब बीते दिनों हुई कार्रवाई से जोड़कर इस कार्रवाई को देखा जा सकता है, या कोई और मामला?
देखिए, ये मामला तो बहुत पहले से चला आ रहा है। इस मामले की तफ्तीश काफी पहले से चली आ रही है, लेकिन हाल फिलहाल में कई लोगों से जब पूछताछ की गई थी, उसी पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आई थी, जिसके आधार पर आज एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो आरोपी हैं, जिनका राजनीतिक कनेक्शन और इसके साथ साथ बड़े शराब कारोबारियों के साथ में जिस तरह से कनेक्शन है और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, यानी कि जिस तरह से इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत मामले को रजिस्टर करके इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, तो कुछ नए सबूत मिले थे और कुछ आरोपी जिनकी अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तारी भी हुई है, जब उनसे पूछताछ की गई थी, उसी पूछताछ के दौरान में कई नए इनपुट्स निकल के सामने आए, जिसके आधार पर आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है। सिर्फ ये तफ्तीश का दायरा सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक नहीं सिमटने वाला है, यानी कि इस मामले तमाम खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं। शंकर, इस तरह की आशंकाएं जरूर जाहिर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आने वाले समय में देखना होगा ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बहरहाल बात करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी जानकारी। पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन की तरफ से एक बयान सामने आया है। मीडिया के जरिए मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी मिली। उनकी तरफ से कहा गया है अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है। यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी को फायदा होगा। मंत्रिमंडल विस्तार से नाराजगी दूर करने के सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि नाराजगी जैसी कोई बात ही इस पार्टी में नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और मंत्रिमंडल में कुछ पुराने चेहरों को एक बार फिर से जगह दी जा रही है। उनमें से एक चेहरा, सबसे मजबूत चेहरा जो है वो गौरी शंकर बिसेन का माना जा रहा है। खुद हमारे साथ गौरी शंकर बिसेन जी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? विस्तार हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जानकारी है, लेकिन उस विस्तार में कौन कौन लोग मंत्रिपरिषद में स्थान पा रहे, इसकी अभी कोई हमारे पास पुष्टि नहीं। माना जा रहा है कि आप और राजेंद्र शुक्ल, जालम सिंह पटेल, ये तीन नाम जो है वो भी सामने आ रहे हैं कि उनको तवज्जो दी जा रही है। मीडिया की यदि खबर है तो मुझे लगता है कि इसको मैं गंभीरता से मानता हूँ। क्या आपकी किसी संगठन के व्यक्ति से या शिवराज जी से बात हुई है इस बारे में? नहीं, इस संदर्भ में सामान्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी ही सूचना देते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं आई। जब आएगी तो पता चल जाएगा। बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार कितना फायदा होगा आप लोगों को? देखिए, हम लोग पूरे प्रदेश में काम करते हैं। 99 से 2004 तक मैं किसान मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। 10 साल तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे पार्टी ने मुझे कैबिनेट मंत्री के रूप में सहकारिता, कृषि, पीएच विभाग का मुख्यमंत्री में काम कराया है। जबलपुर संभाग के हमारे 38 जो विधानसभा सीटें, हमारे 8 जिले हैं। विंध्य के हमारे जो 5 जिले और शहडोल संभाग के 3 जिले हैं। इन 8 जिलों में हम लोग काम करते हैं, पूरे प्रदेश में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से यदि मंत्रिपरिषद में स्थान मिलता है तो उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। एक आखिरी सवाल, क्या नाराजगी दूर करने की कोशिश है? मुझे तो कोई नाराजगी नहीं है। मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरमैन बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ओबीसी कमीशन की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया, उसमें जो स्थानीय निकायों के पंचायत के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हुए, तो हम तो सफल रहे हैं। नाराजगी किस बात? लेकिन बिंद में जो नाराजगी देख रही थी, बड़ा मतलब आपको बहुत सारे विधायक मिले लेकिन कोई मंत्री नहीं बन पाया उधर से। रामखेलावर पटेल साहब वहाँ पे मंत्री, राज्य मंत्री हैं और रामकिशोर जी कावरे आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। जल संसाधन विभाग उनके पास है। यही नहीं, गिरीश गौतम जी हमारे माननीय विधानसभा के हमारे स्पीकर हैं और बिसाऊलाल जी फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हैं। तो किसी विंध्य की या शहडोल संभाग की या जबलपुर संभाग में किसी की उपेक्षा हुई, मैं ऐसा नहीं मानता। तो यह गौरी शंकर बिसेन जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी उन्हें अधिकृत सूचना नहीं मिली है, लेकिन यदि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो निश्चित तौर पर उस इलाके के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी को लाभ होगा। कैमरामैन अजय तबर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।
बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 की। आज देश इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार। आज शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच भारत चांद पर कदम रख देगा। ऐसा होने पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल का टकटकी लगाए इंतजार करती हुई। इसरो ने जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया है वो मैनेजस क्रेटर की ओर इशारा करता है और इसलिए शायद उसके आसपास ही लैंडिंग हो। पहले जो चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, अब वो लैंडिंग कछुए की गति से भी धीमी गति पर करेगा। माना यह जा रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से होगी। चंद्रयान 3 जिसे लेकर कामनाएं पूरे देश से ही देखने को मिल रही हैं। शाम 6:04 का एग्जैक्ट समय जो कि इसरो की तरफ से साझा किया गया है, लेकिन 5:30 बजे से हलचल शुरू होगी। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हर एक देशवासी की नजर मिशन चंद्रयान 3 पर है। आज तमाम टेक्निकलिटीज जिसे पहले ही इसरो के साइंटिस्ट भांप चुके हैं, अपने स्तर पर वो जरूर आश्वस्त नजर आते हुए, लेकिन 15 मिनट्स ऑफ टेरर, खौफ के वो 15 मिनट, आखिरी समय जब सॉफ्ट लैंडिंग की कवायद होगी, उस समय सफलतापूर्वक इस मिशन का कंप्लीशन हो, ये भी कामनाएं हैं। और अलग अलग देशवासी इस बात की ओर भी कहीं ना कहीं आशंकित हैं कि आने वाले समय में भारत इसके जरिए और नई ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि लैंड हो जाने के बाद असली मिशन चंद्रयान 3 का शुरू होना है। उसके बाद जीवन की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश लैंडर करेगा। विक्रम लैंडर जिसकी तमाम टेक्निकलिटीज को पहले ही समझा जा चुका है। इसरो की तरफ से भी ये बयान कि सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर पूरे आश्वस्त हैं, लेकिन दुआओं की, कामनाओं की जरूरत है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश पहला ऐसा बनने जा रहा है हमारा देश। पहले भी कई सारे मिशन हमने देखे, रशिया, अमेरिका, चाइना, जिन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया, लेकिन साउथ पोल पर लैंड करने वाला ये एक ऐसा मौका जिसमें भारत अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा सकता है। चलिए और ज्यादा अच्छे से हम समझ लेते हैं देशवासियों के मन में क्या कुछ है। हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु चौरे हैं भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, मिथिलेश गुप्ता है इंदौर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। वासु, सबसे पहले आपकी ओर मैं रुक करना चाहूंगी। ये भी समझाइएगा कि यहाँ पर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, आने वाले समय के लिए भारत को किस तरह से देखा जा सकता है इस मिशन के बाद, इस पर भी चर्चा। वासु, साइंस जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और खासतौर पर अगर इसरो की बात करें तो पिछली जो बड़ी कामयाबियां निकलकर सामने आई हैं उसके चलते अब इसरो से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन से उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। धरती से लेकर चांद तक हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। आज पूरी दुनिया की नजर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर बनी हुई है कि जब हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होगा, मून पर लैंड होगा, तो उसके बाद क्या कुछ जो जानकारियां हैं, अनोखी जानकारियां हैं, वो निकलकर सामने आएंगी। और मैं इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में। यहां पर भी आज एक विशेष टूर कराया जा रहा है। जो स्कूली छात्र छात्राएं, बच्चे हैं और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि चांद पर किस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, वहां पर किस तरीके का सरफेस होता है, वहां पे पानी मिलने की क्या संभावनाएं हो सकती है, वहां जीवन की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और जब कोई भी चंद्रयान या कोई भी मिशन मून होता है तो वो किस तरह है, उसमें कितनी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब कैसा लग रहा है आपको कि अब इंडिया का चंद्रयान 3 भी मून पे पहुंच गया है और आज उसकी लैंडिंग भी वहां पे होने वाली है? हाँ, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अमेरिका, चाइना और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ के साउथ पोल पे लैंड करने वाला फर्स्ट कंट्री बनने वाली है। तो आप लोगों ने भी मून के बारे में पढ़ा, समझा थोड़ा सा अपने स्कूल्स में? हाँ। अच्छा लग रहा है, खुशी है कि हम लोग, मैं बहुत अपने देश पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारा देश ऐसा पहला देश है जो साउथ पोल पे लैंड करेगा मून के। पूरे विश्व में हमारा जो भारत देश है वो पहला देश बनेगा जो साउथ पोल पे लैंड करेगा। तो आप लोग का भी ये कहीं ना कहीं अब एक सपना बनता है, जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि क्रिकेटर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो अब मन करता होगा कि हम लोग साइंटिस्ट बने, क्योंकि साइंस में हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, चांद पे हम लोग पहुंच रहे हैं।
दो असफलताओं के बाद हमारा देश अब सफल होने जा रहा है। दूसरे देशों को चेतावनी है कि हमारा देश रुकने नहीं वाला है। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल। बहुत खुशी हो रही है आज। जी बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारा इंडिया 4th कंट्री है अगर मून पे जाने के लिए, और फर्स्ट कंट्री है साउथ पोल पे लैंड करने के लिए, जो कि आज 6:04 में लैंड होने वाला है। और वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है और बहुत है खुशीदायक है। वंदे मातरम। तो कैसे हमारे जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं उनको कैसे चेयर कर रहे हो आप लोग? कुछ वंदे मातरम, भारत माता की जय, इस तरीके। चलिए, भरपूर उत्साह वासु हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स के मन में भोपाल में। माफ कीजिएगा, समय थोड़ा सा कम, इसलिए जल्दी से इंदौर भी लिए चलेंगे दर्शकों को। मिथिलेश गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, वहां पर क्या कुछ माहौल, क्या कह रहे हैं इंदौर के लोग? इस वक्त मैं खजराना गणेश मंदिर में मौजूद हूं और चंद्रयान 3 के लैंडिंग में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। भारत की अंतरिक्ष उड़ान का आज सबसे खास दिन है और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं और आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में चंद्रयान 3 के जो लॉन्चिंग है उसका पोस्टर, उनकी तस्वीर भी इनके हाथ में है और ये मंदिर खजराना गणेश मंदिर पहुंचे हुए हैं। हाँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा है पूरा देश। बिल्कुल, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और हम वैसे रोज आते हैं बेसिकली, पर आज स्पेशली चंद्रयान 3 के लिए आए हुए हैं कि हमारी आन बान शान तिरंगे की जान 40 दिन बाद पूरी होने वाली है, सफलतापूर्वक वो पूरी हो, इस कामना को लेके हम गणेश जी के पास आए हैं। साइंटिस्ट जितने भी अपने साइंटिस्ट थे जेएस के, उन्होंने जब इसका भेजा था चंद्रयान 3 को, वो भी मंदिर जाके कंप्लीट हुआ था। आज भी हम इसीलिए आए कि सफलतापूर्वक वो अपने देश की आन बान शान को मौजूद रखे और सफलतापूर्वक वो वहाँ पर लैंडिंग हो जाए। 40 दिन बाद हमारी देश की जो शान है। ठीक है, तमाम उम्मीदें देशवासियों की लगातार बढ़ती हुई। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस बातचीत के लिए। वासु, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बताएं। सारा देश आज गर्व से भरा हुआ है, मन आनंद और प्रसन्नता से सराबोर। भारत के वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी प्रणाम उन्होंने किया है। पीएम के नेतृत्व में भारत लगातार असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है, और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे नया कीर्तिमान रचने जा रहा है अंतरिक्ष की दुनिया में। निश्चित तौर पर नया कीर्तिमान है ही। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।